आधुनिक भारत के इतिहास से आज हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास कौन से चरणों से होकर गुजरा। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कई चरणों में हुआ। समय के साथ साथ अनेक ऐसे तत्वों का विकास होने लगा था जिनसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती जा रही थी। 1837 से 1857 ईस्वी के बीच देश के किसी न किसी भाग में निरंतर विद्रोह हो रहे थे। अपनी मांगों को स्वीकार करवाने के लिए भारतीयों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता गया और 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उसकी जो गलत नीतियां थी, उसका जो कुशासन था, उस वजह से भारत में हर क्षेत्र में उनके खिलाफ असंतोष था, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, जनजातियां हो। तो ये जो विद्रोह था, ये जो असंतोष था, वो एक बड़े रूप में सामने आया 1857 में। लेकिन इसके पहले भी लगातार विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो रहे थे, चाहे उनका स्वरूप छोटा था, लेकिन बड़े रूप में ये जो असंतोष था वो 1857 के संग्राम के रूप में सामने आया। अब 1857 की क्रांति के बाद का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905 का, दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा 1919 से 1947 ईस्वी तक का। पहला चरण जो था 1885 से 1905 का, इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। तो ये पढ़ा लिखा वर्ग था जिसके हाथ में उस समय नेतृत्व था आंदोलन का, और ये पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति से परिचित वर्ग था। दूसरा चरण 1905 से 1919 का। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी और इसके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान कुछ संगठनों ने क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। तो ये जो दूसरा चरण था, उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के सामने ये स्पष्ट हो गया था कि उनके लक्ष्य क्या क्या है, और न सिर्फ देश की आज़ादी बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के प्रयास भी इसके माध्यम से शुरू किए गए थे। साथ ही कांग्रेस में जो एक हम देखते हैं नरम दल, गरम दल, यानी कि कुछ लोग थे जो क्रांति के माध्यम से आज़ादी पाने की कोशिश करना चाहते थे, कुछ थे जो कि एक उदारवादी धड़ा था आगे, और हम वीडियो में नरम दल, गरम दल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो कुछ संगठनों ने क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया कि अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करना, उनकी हत्या का प्रयास करना और अपना विरोध दर्ज करवाना, और कुछ थे जो शांति से अपना विरोध प्रकट करते थे आवेदनों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से। तो दूसरे चरण में काफ़ी विकास हो गया था राष्ट्रीय आंदोलन का, और इसमें अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तीसरा चरण जो था 1919 से 1947 का, इस काल में महात्मा गांधी तब तक राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व अपने हाथ में ले चुके थे, और पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन पर उनका प्रभाव दिखाई देता है। और इस दौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन किया था। तो ये कुछ स्वरूप था राष्ट्रीय आंदोलन का। अब हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए राष्ट्रवाद के उदय के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे कि पहला, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। अंग्रेजों ने भारत में एक एक करके राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य का विस्तार किया था। इससे कई हानियां हुई, पर एक लाभ भी हुआ। एक ही शासन के अंतर्गत आ जाने से विभिन्न राज्यों की जनता में संपर्क कायम हुआ। भारत में राजनीतिक एकीकरण की स्थापना हुई और इससे राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती चली गई। यानी अभी तक अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में क्या कई राजा थे। पहले तो जैसे मुगल सत्ता थी ताकतवर, तब तक एक राजा था, लेकिन औरंगजेब के बाद में जब मुगल सम्राट कमज़ोर हो गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। छोटे छोटे राज्य, रियासतें,
कई रियासतें थी। तो इन सब के अपने राजा प्रजा मतलब सब एक दूसरे से अलग अलगाव था, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी चलती रहती थी, विवाद चलते रहते थे। तो एकता की भावना नहीं थी कि एक भारत वाली भावना लोगों में उस समय कम हो गई थी। अपने अपने राज्यों तक सीमित थे लोग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने अपने भारत के ऊपर अधिकार किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये सारे जो क्षेत्र थे वो उनके अधीन आ गए, यानी एक शासन के अधीन हो गया भारत। तो एक तरह का राजनीतिक एकीकरण स्थापित हुआ, लोग जो है आपस में जुड़ने लगे, एक एकता की भावना पैदा हुई। अभी तक जो अलग अलग राज्य होने से उनमें अलगाव था, उसकी जगह एकता की भावना आई और इससे राष्ट्रवादी भावनाओं में को प्रसार मिला, वो बढ़ती चली गई। दूसरा कारण था समाज सुधारकों के प्रयत्न। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने में तत्कालीन समाज सुधारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें प्रमुख राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर भारतीयों का ध्यान खींचा, बल्कि उन्हें उनके गौरवमयी अतीत की याद दिलाकर उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया। तो वैसे समाज सुधारक थे, इन्होंने हमारे समाज में धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसके खिलाफ आंदोलन किया और लोगों को ये दिखाया कि पहले हम ऐसे नहीं थे, समय के साथ साथ हमें ये बुराइयां आ गई है। तो उसको लेकर लोगों को जागरूक किया, गौरवमय अतीत की याद दिलाई और इस तरह से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण था पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। विलियम बेंटिक के समय भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के मैकाले के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और 1833 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो काफ़ी विचार विमर्श हुआ था इस बात को लेकर अंग्रेजों में कि भारतीयों को किस माध्यम से शिक्षा दी जाए, यानी देशी भाषाओं में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो उसमें ये मैकाले का सुझाव था कि अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। इसको जब स्वीकार कर लिया और भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू की, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया था कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे, बल्कि वो ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि वो रंग और वर्ण से तो भारतीय हो, लेकिन विचार और बुद्धि से वो अंग्रेज हो, उनके लिए काम करे, अंग्रेजों के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब भारतीय जनता को अंग्रेजी शिक्षा मिली तो उन्हें बर्क, मिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट, वॉल्टेयर, रूसो, मैजिनी जैसे विश्व के उत्कृष्ट विचारकों को सुनने, पढ़ने और मिल्टन, शैली, वायरन जैसे महान कवियों को पढ़ने का अवसर मिला। इन विचारकों और लेखकों में से कई ऐसे थे जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे। यानी ये जो बड़े बाहर का जो साहित्य था, पश्चिमी साहित्य था, पश्चिमी विचारक थे, कवि थे, लेखक थे, उनको पढ़ने से भारतीयों में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, क्योंकि इनमें से कई लेखक ऐसे थे जो साम्राज्यवाद के विरोधी थे। तो उनके विचारों को पढ़कर भारतीयों को भी प्रेरणा मिली। साथ ही पश्चिमी साहित्य, विज्ञान, इतिहास और दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं का भी ज्ञान हुआ। हमारे समाज और धर्म में बहुत सारी बुराइयां भी जो आ गई थी, जैसे जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव वाली जो भावनाएं थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, उसको लेकर भी जागरूकता लोगों में पैदा हुई कि ये यहाँ पर हमारे समाज में भी कुछ गलत है, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही अंग्रेजों के शोषण को लेकर भी जानकारी मिली, तो राष्ट्रवाद की भावना इससे जागृत हुई। फिर विभिन्न देशों से प्रेरणा भी मिली। भारतीय शिक्षित वर्ग पर विश्व के अन्य देशों में हुए स्वतंत्रता आंदोलनों का व्यापक प्रभाव हुआ। भारतीयों ने देखा कि किस प्रकार जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांतियों ने भी भारतीयों को प्रभावित किया। जब भारतीय लोग पढ़ने लिखने लगे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, बाहर का साहित्य, बाहर के समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने लगे, यहाँ से लोग बाहर जाने भी लगे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में। तो उन्हें ये जानकारी मिली कि दूसरे देशों में कैसे स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए, जैसे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का कैसे हुआ, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, या फ्रांस के में जो क्रांतियाँ हुई, लोगों ने अपने अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ की। तो इन सब को जानने से भी यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी एक तरह से गुलाम हैं उनके, और हमको आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए, लड़ना चाहिए उसके लिए। फिर था परिवहन और संचार के साधनों में सुधार। ब्रिटिश काल में परिवहन व संचार के साधनों में रेल, डाक, तार आदि का विकास हुआ।
अंग्रेजों ने यह सुधार अपने लाभ के लिए किया था। जो परिवहन और संचार के साधन थे वो उन्होंने अपने लिए किया था कि उनके व्यापार को बढ़ावा मिले। जैसे उनका व्यापारिक माल था, कच्चा माल या बना हुआ माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया था। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ने पर सेना और जो सैनिक साजो सामान है वो भी जल्दी से पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह से विकास हुआ, लेकिन उसका फायदा भारतीयों को हुआ। रेल से जब यातायात शुरू हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, संचार माध्यमों से संपर्क बढ़ने लगा, तो जिससे लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। प्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी इसमें। समाचार पत्रों और प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में राजा राममोहन राय ने प्रेस की नींव डाली और संवाद कौमुदी एवं मिरात उल अखबार जैसे पत्रों का संपादन कर राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रयास किए। नाम याद रखिएगा, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार का जो संपादन है वो राजा राममोहन राय ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। इसके अलावा कई समाचार पत्र थे, जैसे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द पंजाबी, द केसरी। ये जो राष्ट्रीय अखबार थे, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना करके राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। शिक्षा का भी प्रसार हो रहा था भारत में, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, देश भर की घटनाओं का उनको पता चलता था। लेख उसमें जो आते थे तो दूसरों के विचारों को जानने का मौका मिलता था। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। फिर जो आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, उससे भी विरोध की भावना हुई अंग्रेजों के खिलाफ। आर्थिक शोषण का भी राष्ट्रवाद जगाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज यहाँ से धन अपने देश लेकर जा रहे हैं और भारतीयों को उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो ये जो भारत विरोधी आर्थिक नीति थी, उसने भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध पैदा किया, स्वदेशी सामान के प्रति लगाव पैदा किया कि अब हम विदेशी सामान की जगह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे, और अंग्रेजों के खिलाफ एक भावना इससे पैदा हुई, राष्ट्रवाद जागृत हुआ। फिर राष्ट्रवादी साहित्य की भूमिका भी रही। राष्ट्रवादी साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में एक नाटक लिखा था भारत दुर्दशा, उसमें अंग्रेजों की भारत के प्रति जो आक्रामक नीति थी उसका उल्लेख किया। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भद्र, बद्री नारायण चौधरी, फिर उर्दू में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन, फिर बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलूणकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम आदि जो लेखक थे, उनकी रचनाओं ने देश प्रेम की भावना को बढ़ाया। प्राचीन संस्कृति और धरोहर से परिचय हुआ भारतीयों का। यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मुलर, राथ, सैमसन, मैकडॉनल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन संस्कृति और धरोहर से हमारा परिचय कराया। इससे भारतीयों के मन में हीन भावना दूर हुई, उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जागा, जिससे देशभक्ति की भावना प्रोत्साहित हुई। अंग्रेज जब भारत आया, वो कहीं भी जब जहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, वो ये कहते थे कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, है ना। तो भारतीयों को वो बड़े नीची नज़र से देखते थे, उनको नीचा दिखाते थे। लेकिन इन्हीं के जो लोग थे, इनको इतिहास में भी बड़ी रुचि रही है। अंग्रेजों को इस बात का श्रेय तो देना होगा कि भारत का इतिहास इन्होंने खोजा और हमें पता चला कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, अंग्रेजों ने ही वहाँ पर काम किया और हमको पता चला कि दुनिया की जो विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता के हम वारिस हैं। इतनी विकसित सभ्यता हमारे यहाँ थी। साथ ही यहाँ की जो किताबें थी उनका ट्रांसलेशन हुआ, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, उससे हमको हमारे साहित्य के बारे में पता चला। साथ ही मौर्य काल के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है वो अंग्रेजों के समय सामने आई। बहुत सारी खोजें अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास की, बहुत सारी किताबों का अनुवाद हुआ। तो उससे भारतीयों को ये लगने लगा कि नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता था, हम तो असभ्य लोग हैं, ये सही नहीं है। अभी भले ही हमारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन एक समय था जब हम दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे थे। तो एक ये आत्मसम्मान और आत्मगौरव की जो भावना थी, उससे भी देशभक्ति की भावना प्रोत्साहित हुई।
अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति से भी राष्ट्रवाद जागा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। नौकरियां में भारतीय थे बहुत सारे क्षेत्र में, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। अंग्रेज अधिकारियों, कर्मचारियों की तुलना में भारतीयों को के साथ भेदभाव होता था, अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तनख्वाह कम मिलती थी। तो इस सब से भी एक अंग्रेजी विरोध की भावना पैदा हुई। फिर जो लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य थे, हमने जैसे पढ़ा है लॉर्ड लिटन के कामों में जब कि उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। एक तरफ भारत में अकाल था और लोग मर रहे थे और उसने दिल्ली दरबार पे इतना पैसा खर्च किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए। आर्म्स एक्ट लाया जिसमें भारतीयों को रोक दिया कि आप शस्त्र बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं, जबकि यूरोपीय लोगों पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। साथ ही जो इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की जो एग्ज़ाम थी उसकी आयु को घटा दिया, 19 साल कर दिया उसने अधिकतम आयु। तो इससे भी जो उसके प्रतिक्रियावादी काम थे उससे भी लोगों में अंग्रेजों के विरोध की भावना पैदा हुई और राष्ट्रवाद का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर इल्बर्ट बिल का विरोध जो अंग्रेजों ने किया था उससे भी भारतीयों में राजनीतिक जागृति पैदा हुई। हमने पढ़ा है पीछे कि जो लॉर्ड रिपन था वो इल्बर्ट बिल उसने पारित किया था, क्योंकि वो इसके माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों और अंग्रेजी न्यायाधीशों को समान अधिकार देना चाहता था। देखिए जो फौजदारी कानून था उस समय का, जो आपराधिक कानून था उसके 1837 का, उसमें यह था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश यानी जज है अगर कोई भारतीय, तो वो यूरोपीय यानी अंग्रेज अपराधी को सजा नहीं दे सकता। अगर अपराधी अंग्रेज है या यूरोपीय है तो उसको भारतीय जज सजा नहीं देगा, उसको कोई यूरोपीय जज ही सजा देगा। यानी वो भारतीयों को इस लायक नहीं समझते थे कि वो किसी अंग्रेज को सजा दे सके। वो कहते थे कि ये काले लोग हमारा न्याय करेंगे, हमको सजा सुनाएंगे। तो इसलिए ये इस तरह का भेदभाव होता था न्यायाधीशों के न्यायिक क्षेत्र में, जबकि वो उतने ही योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सब है, लेकिन फिर भी सिर्फ भारत नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। तो रिपन इस भेदभाव को दूर करने के लिए गिलबर्ट बिल लेकर आया कि न्यायिक क्षेत्र में बराबरी हो। लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल का बहुत विरोध किया। वो ये इस बात को मान ही नहीं सकते थे कि कोई भारतीय न्यायाधीश उन्हें सजा सुनाए। तो और इससे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया था। तो इस बिल के पारित ना होने से ये स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों से न्याय और अधिकारों की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यानी भारतीय लोगों को अंदाजा हो गया कि अंग्रेज हमको किस नज़र से देखते हैं और उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू है क्या। तो इस वजह से एक राजनीतिक जागृति भी पैदा हुई कि इस बिल के विरोध में अंग्रेजों ने एकता प्रदर्शित की। सारे अंग्रेज एक तरफ हो गए। भारत में भी जो अंग्रेज थे उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया। आखिर में इस बिल को वापस लेना पड़ा, संशोधन करना पड़ा इसमें। तो इस बात ने भारतीयों को भी एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीयों को भी लगा कि वो अपनी बात मनवाने के लिए एक हो सकते हैं तो हम भी हमारे अधिकारों के लिए एक हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हमें देखने को मिला और आगे चलकर एक बड़े स्तर पर हमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय भारत में हुआ। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।